सारण नाम तो सुना ही होगा। सारण बिहार राज्य का एक प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है। सारण जिले का जिला मुख्यालय छपरा शहर में स्थित होने के कारण सारण जिले को छपरा जिला के नाम से भी जाना जाता है। यदि सड़क पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट BR04 से शुरू हो तो समझ जाइए कि आप सारण जिले में एंट्री कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही सारण जिला है जहाँ हर साल बाढ़ का पानी 400 से ज्यादा गाँवों में सेंचुरी मार जाता है और जहाँ अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेनों को जला दिया गया था। बिहार का एक ऐसा जिला जहां बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपए पाने के लिए 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब देखो यार, छपरा की बात आती है तो हम 411.31 करोड़ की लागत से बन रहे छपरा के डबल डेकर फ्लाईओवर को कैसे भूल सकते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है। सारण जिला कवियों, गायकों और लेखकों के लिए भी जाना जाता है। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है, वो भी सारण जिले से ही हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी सारण जिले के ही रहने वाले हैं। और जब सारण जिले की बात आती है तो हम सारण जिले के टूरिस्ट प्लेसेस को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए सारण जिले की इन सड़कों से होते हुए सारण जिले के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी जानते हैं। चिरांद जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर की दूरी पर डोरीगंज बाजार के पास घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ खुदाई के दौरान पाषाण युग की लगभग 4,000 वर्ष पुरानी विकसित संस्कृति का पता चला था। यह स्थान पूरे भारत में पहला पाषाण काल का ज्ञात स्थल है। यहाँ खुदाई के दौरान कई सारी हड्डियाँ और पत्थर के औजार मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। बुर्ज होम कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इतनी अधिक मात्रा में पाषाण काल के उपकरण नहीं मिले हैं। स्थानीय लोग चिरांद टीले को द्वापर युग के चेरोवंशी राजा मौर्य ध्वज के किले का अवशेष तथा च्यवन ऋषि का आश्रम मानते हैं। यहाँ 1960 के दशक में खुदाई के दौरान बुद्ध की मूर्तियाँ तथा बौद्ध धर्म से जुड़ी कई सारी चीजें मिली थी। सिल्हौरी शिव पुराण और रामचरितमानस के अनुसार नारद मुनि का मोहभंग इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ प्रत्येक शिवरात्रि पर बाबा शिलानाथ मंदिर में मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। सिल्हौरी जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौतम स्थान पवित्र सरयू नदी या घाघरा नदी के तट पर छपरा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ संत गौतम ऋषि की सुंदर पत्नी अहिल्या को श्राप से भगवान श्री राम ने अपने गुरु मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते समय चट्टान से महिला के रूप में उद्धार किया था। यहाँ गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या, उनकी बेटी अंजना जो बजरंगबली की माँ है और सबसे बढ़कर भगवान श्री राम की अमर पवित्र छाप इस स्थान पर बनाया गया है। परिसर में भगवान इंद्रदेव, चंद्रदेव और भगवान शिव शंभु के अन्य छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। आमी मंदिर, यह स्थान छपरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आमी में एक पुराना मंदिर है जिसे अम्बा स्थान के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पास एक बगीचा और एक गहरा कुआं है जिसमें साल भर पानी रहता है और यह कभी नहीं सूखता। अप्रैल और अक्टूबर के नवरात्र में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आहुति देने आते हैं। यहाँ लाखों लोगों द्वारा चढ़ाया गया पानी कुंड में गायब हो जाता है। आमी मंदिर छपरा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। धोर आश्रम, यह स्थान छपरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पुरातात्विक महत्व की कई चीजें देखी जा सकती हैं। गंडकी नदी के तट पर भगवान धदेश्वर नाथ का एक प्राचीन मंदिर है जिसमें पत्थर का एक विशाल शिवलिंग मौजूद है। सोनपुर जिला मुख्यालय से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वर्ल्ड फेमस सबसे बड़ा मेला लगता है जहां पशुओं से लेकर सारी चीजें मिलती हैं। इस मेले को सोनपुर पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। पहले यह मेला हाजीपुर में होता था, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर यह मेला सोनपुर में लगने लगा। इस मेले का वर्ल्ड फेमस होने के कारण विदेशी लोग भी इस मेले को देखने आते हैं। स्थानीय लोग इस मेले को छतर मेला कहते हैं। साथ ही सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्मों में से एक है। इन सब के अलावा सोनपुर का धार्मिक महत्व भी है। सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ शिव मंदिर मौजूद है जो कि सोनपुर का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। जो लोग सोनपुर जाते हैं वो बाबा हरिहर नाथ शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। इसके अलावा काली मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थल भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के हरिहर क्षेत्र में गज ग्रह की लड़ाई हुई थी जिसमें भगवान विष्णु ने ग्रह को मुक्ति देकर गज को जीवन दान दिया था। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान भी होता है। लोग यहाँ यज्ञ करने के लिए बिहार से ही नहीं पूरे भारत और विश्व से आते हैं। करिंगा में डच का कब्रिस्तान,
करिंगा में डच का कब्रिस्तान छपरा शहर से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर में छपरा जलालपुर NH 101 पर स्थित है। तत्कालीन डच गवर्नर जैकबस वार्न होर्न की स्मृति में निर्मित 2 मकबरे मौजूद हैं जो 300 साल से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। इसे छपरा का ताजमहल भी कहा जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर छपरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर NH 331 पर नैनी गांव में स्थित है। छपरा जिले में स्थित यह भव्य मंदिर भक्तों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, जिसका कुल खर्च 8.5 करोड़ है। गढ़ देवी मंदिर मढ़ौरा। गढ़ देवी मंदिर छपरा से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर मढ़ौरा में स्थित है। यह देवी माँ दुर्गा का मंदिर है। मंदिर के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा थावे गोपालगंज की यात्रा के दौरान यहाँ मढ़ौरा में रुकी थी। नवरात्रि के समय में यहाँ काफी भीड़ रहती है। भक्तों का यह मानना है कि यहाँ माता से जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। गढ़ देवी स्थान मंदिर पटेढ़ा। छपरा से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर पटेढ़ा में माता काली का पुराना मंदिर मौजूद है। मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है और इस मंदिर को कुएं के ऊपर बनाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान धमसी राम की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। करीब 800 वर्ष पहले यहाँ धमसी राम राजा हुआ करते थे। उनके द्वारा ही कुएं के ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रसीदपुर। माझी थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव में रम्यादी बाबा का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ से सांप से काटे हुए लोग ठीक होकर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में स्थित मिट्टी को सांप काटे हुए व्यक्ति को खिलाया जाता है और उस मिट्टी को सांप के काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है, जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। इस मंदिर में विशेषकर नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। हम इस मंदिर और यहाँ के लोगों की आस्था और श्रद्धा का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमारा चैनल इस मंदिर से जुड़े किसी भी दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हमारा मानना है कि सांप काटे हुए व्यक्ति का बेहतर इलाज हॉस्पिटल में ही हो सकता है। भारत में ज्यादातर लोगों की जान झाड़ फूक के चक्कर में ही चली जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में लगभग 3000 सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से 80% सांपों में जहर नहीं होता है। सिर्फ 20% सांप ही जहरीले होते हैं। झाड़ फूक से जो लोग ठीक हो जाते हैं उन्हें बिना जहर वाला सांप काटा होता है। कई बार जहरीले सांपों से काटे हुए लोग भी झाड़ फूक से ठीक हो जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि उनको फॉल्स बाइट हुआ है। फॉल्स बाइट का मतलब सांप ने काटा लेकिन जहर इंजेक्ट नहीं किया, इसलिए कई बार फॉल्स बाइट भी होता है। फिर लोग कहते हैं कि झाड़ फूक से लोग ठीक हो जाते हैं। यदि किसी को भी सर्पदंश होता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। भारत में 4 सबसे खतरनाक जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। कॉमन करैत, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, रसेल वाइपर, कॉमन कोबरा और सा स्केल्ड वाइपर भारत के सबसे खतरनाक सांप है, जिनसे ज्यादातर लोग मरते हैं। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। मांझी। छपरा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के उत्तरी किनारे पर एक प्राचीन किले के अवशेष हैं। यहाँ से 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, जिन्हें स्थानीय मधेश्वर मंदिर में रखा गया है, जिसमें से एक मूर्ति भगवान बुद्ध की है, जो मध्यकाल में बनी हुई मालूम पड़ती है। स्थानीय लोग इस खंडहर को राजा की कचहरी बुलाते हैं। अब्दुल फजल द्वारा लिखित आइन ए अकबरी में मांझी को एक प्राचीन शहर बताया गया है और ऐसी मान्यता है कि इस जगह का नाम चेरो राजा मांझी मकेर के नाम पर पड़ा है। राहुल गेट। राहुल गेट एकमा प्रखंड के परसागढ़ गांव में स्थित है। राहुल सांकृत्यान, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी, जो हिंदी भाषा के साहित्यकार थे, उन्होंने 150 से अधिक साहित्यों की रचना की थी, इसलिए वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने परसागढ़ से अपनी जीवन यात्रा शुरू कर छपरा, सिवान और गोपालगंज के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों और मजदूरों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संगठित किया था। राहुल सांकृत्यान ने सारण जिले के परसागढ़ गाँव में कई साल बिताए थे। गांव के प्रवेश द्वार का नाम राहुल गेट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि छपरा कैसे पहुंचा जा सकता है। छपरा 3 तरीकों से पहुंचा जा सकता है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग। सड़क मार्ग। छपरा जिला पटना से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिहार की कैपिटल पटना से छपरा के लिए नियमित रूप से बसें अवेलेबल हैं। पटना से छपरा के लिए गवर्नमेंट तथा प्राइवेट दोनों बसें चलती हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन बसों में यात्रा कर सकते हैं। रेल मार्ग।
छपरा में छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यह छपरा का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। छपरा रेलवे स्टेशन के लिए नई दिल्ली, आनंद विहार, मथुरा, चेन्नई, गुवाहाटी, हावड़ा, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे जैसी शहरों से नियमित ट्रेनें चलती हैं। यह स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के वाराणसी रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसका स्टेशन कोड CPR है। सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन सारण जिले का दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर रेलवे डिवीजन का हेडक्वार्टर है और इसका स्टेशन कोड SEE है। साथ ही सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्मों में से एक है। हवाई मार्ग। छपरा में कोई हवाई अड्डा नहीं है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो पटना में 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि छपरा का निकटतम हवाई अड्डा है। दरभंगा हवाई अड्डा छपरा से 143 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिहार का दूसरा निकटतम हवाई अड्डा है। छपरा की फेमस मिठाई पौड़ुकिया है, तो आप जब भी छपरा जाएं तो पौड़ुकिया खाना मत भूलिएगा। अरे यार रुको जरा, सबर करो, क्योंकि सारण जिले की बात चली है तो दूर तक जाएगी। तो चलिए हम सारण जिले की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी और इकोनॉमी के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सारण जिले की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सारण जिले का इतिहास बहुत ही पुराना है। सारण जिले की नाम की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग परिकल्पना को आगे रखा गया है। ब्रिटिश जनरल कनिंघम के अनुसार सारण को पहले सारण या शरण के नाम से जाना जाता था, जो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप से लिया गया था। दूसरी मान्यता यह है कि सारण जिले का नाम सरंगा अरण्य या हिरन के जंगल से लिया गया है। यह जिला प्रागैतिहासिक काल में जंगल और हिरन के लिए प्रसिद्ध था। इस जिले के संबंध में सबसे पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड लगभग 898 AD से हो सकता है, जो यह बताता है कि सारण में दिघवा दुबौली गांव ने राजा महेंद्र पाल देव के शासन काल में एक तांबे की प्लेट की आपूर्ति की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारण जिले का इतिहास बहुत ही पुराना है। छपरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर चिरांद में खुदाई के दौरान लगभग 2500 BC पुरानी संस्कृति का पता चला था। हथुआ राज बिहार के सारण डिवीजन में भूमियारों से संबंधित एक जमींदार राजवंश था, जिसमें 1365 गांव शामिल थे, जिसमें 3,91,000 से अधिक लोग रहते थे और लगभग 1 मिलियन रुपए का वार्षिक किराया देते थे। आईन-ए-अकबरी जो 16वीं शताब्दी का अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का रिकॉर्ड दस्तावेज है, जिसके अनुसार सारण बिहार प्रांत का गठन करने वाले 6 रेवेन्यू डिविजन्स में से एक था। बक्सर युद्ध के विजय के बाद सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ दीवानी का अधिकार मिल गया था और इसे बंगाल प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। 1829 में जब पटना को प्रमंडल बनाया गया, तब सारण और चंपारण को एक जिला बनाकर साथ रखा गया था। 1866 में सारण को चंपारण से अलग कर दिया गया और सारण को एक जिला बना दिया गया। सन 1908 में सारण को तिरहुट डिवीजन का एक हिस्सा बना दिया गया था, जिसमें छपरा, सिवान और गोपालगंज 3 सब डिवीजन शामिल थे। सन 1972 में सारण जिले के प्रत्येक सब डिवीजन को अलग अलग स्वतंत्र जिला बना दिया गया। सिवान और गोपालगंज को अलग करने के बाद नए सारण जिले का जिला मुख्यालय अभी भी छपरा में है। चलिए अब हम सारण जिले की जियोग्राफी के बारे में जानते हैं। सारण जिला उत्तर में सिवान तथा गोपालगंज जिले से, दक्षिण में पटना तथा भोजपुर जिले से, पूरब में मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिले से तथा पश्चिम में सिवान तथा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से घिरा है। सारण जिला एक तटवर्ती जिला है और इसलिए सारण जिले के लिए बाढ़ एक सामान्य घटना है। सारण निचली गंगा बेसिन का एक हिस्सा है। 12 नदियां गंगा, घाघरा और गंडकी नदी जिले में जल निकासी व्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। गंडकी नदी सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है और घाघरा नदी छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है। इन्हीं नदियों के कारण हर साल बाढ़ का पानी 400 से ज्यादा गाँवों में सेंचुरी मार जाता है। सारण जिले का कुल क्षेत्रफल 2641 स्क्वायर किलोमीटर है, जो नीदरलैंड के ड्रेंथे प्रांत के बराबर है। जब छपरा की बात चली ही है, तो हम छपरा में बन रहे भारत के सबसे बड़े डबल डेकर फ्लाईओवर को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छपरा में भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 5.5 मीटर है। छपरा का यह डबल डेकर फ्लाईओवर 411.31 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण गांधी चौक से नगरपालिका चौक के बीच किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा
द्वारा 11 जुलाई 2018 को इस डबल डेकर फ्लाईओवर का आधारशिला रखा गया था। चलिए अब हम सारण जिले की डेमोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सारण जिले की कुल जनसंख्या 39,51,862 थी, जिसमें से 20,22,821 पुरुष हैं, जबकि 19,29,041 महिलाएं हैं। सारण जिले की कुल जनसंख्या लगभग लाइबेरिया देश के बराबर तथा अमेरिका के एक राज्य ओरेगन के बराबर है। सारण जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में 60वें और पूरे बिहार में 7वें स्थान पर है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 6,81,142 थी, जो सारण जिले की कुल जनसंख्या का 17.24% है। सारण जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व 1496 पर स्क्वायर किलोमीटर है। सारण जिले की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 65.96% है। सारण जिले का सेक्स रेशियो यानी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 954 है, यानी सारण जिले में 1000 पुरुषों पर 954 महिलाएं हैं। सारण सेक्स रेशियो के मामले में पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के समय जिले की 93.16% आबादी भोजपुरी, 4.45% आबादी हिंदी और 2.28% आबादी उर्दू अपनी पहली भाषा के रूप में बोलती थी। सारण जिले में 89.45% हिंदू, 10.28% मुस्लिम और 0.27% अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। सारण जिले में 3 सब डिविजन्स, 20 ब्लॉक्स और 1764 गांव हैं। चलिए अब हम सारण जिले की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। सारण जिले की इकोनॉमी का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। यहाँ कृषि उत्पादों में धान, गेहूं, गन्ना, आलू और मक्का आदि शामिल है। सारण जिले की मिट्टी जलोढ़ है, इसलिए यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। जिले में आर्थिक मूल्य का कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। सारण जिले की इकोनॉमी में यहाँ की चीनी मिलों का अधिक योगदान है। सारण जिले के औद्योगिक संस्थानों में रेल पहिया कारखाना बेला दरियापुर, डीजल रेल इंजन लोकोमोटिव कारखाना मढ़ौरा, सारण इंजीनियरिंग मढ़ौरा, सारण डिटेलरी मढ़ौरा, चीनी मिल मढ़ौरा, मोर्न मिल मढ़ौरा, रेल कोच फैक्ट्री सोनपुर आदि शामिल है। सारण जिले को पहले मनी ऑर्डर इकोनॉमी जिला कहा जाता था। वर्तमान में सारण जिला BRGF यानी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम के तहत पैसा प्राप्त कर रहा है। BRGF माने सिंपल भाषा में बोलूं तो जैसे गवर्नमेंट गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर, राशन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पैसे देती है, ठीक वैसे ही BRGF सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है, जिसमें उन जिलों को शामिल किया जाता है जो जिले गरीब, पिछड़े और इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड होते हैं। वर्तमान में BRGF प्रोग्राम में 27 राज्यों के 250 जिले शामिल हैं। BRGF प्रोग्राम के तहत इन जिलों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जिले के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है। सारण जिले का बिहार की इकोनॉमी में काफी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि छपरा, सिवान और गोपालगंज के ज्यादातर लोग गल्फ कंट्री जैसे सऊदी, ओमान, कुवैत आदि में रहते हैं और अपनी कमाई बिहार में भेजते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, छपरा, सिवान और गोपालगंज के ज्यादातर लोगों का बिहार की इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल है, फिर भी छपरा में या फिर छपरा के आसपास के क्षेत्रों में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। देखो यार, सारण जिले को पहले मनी ऑर्डर इकोनॉमी जिला कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में सारण जिला पिछड़े और इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड जिलों की श्रेणी में शामिल है। इससे आप लोग सारण जिले की स्थिति और इकोनॉमी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब जब सारण जिले के बारे में सब कुछ जान ही लिया है, तो चलिए सारण जिले के कुछ फेमस लोगों के बारे में भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उन्हें 1970 के दशक के मध्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा, सारण में हुआ था। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी सामाजिक सेवा के लिए उन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर एक भारतीय भोजपुरी भाषा के कवि,
नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नर्तक, लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा के महान लेखक और पूर्वांचल और बिहार के सबसे लोकप्रिय लोक लेखक के रूप में जाना जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर और राय बहादुर भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में नाटक, मोनोलॉग, कविता और भजन शामिल है। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में विदेशिया, गबर घी चोर, बेटी बेचवा और भाई विरोध शामिल है। इन्हें नाच लोक नाटक परंपरा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भिखारी ठाकुर का जन्म कुतुबपुर शाहाबाद सारण में हुआ था। रामचंद्र माझी एक भारतीय भोजपुरी लोक नर्तक और थिएटर कलाकार थे जो लौंडा नाच कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह भिखारी ठाकुर के नाटक टीम का हिस्सा थे। उन्हें 2017 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से और 2021 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रामचंद्र माझी का जन्म ताजपुर छपरा में हुआ था। धरनी दास एक रामानंदी संत और भोजपुरी भाषा के कवि थे जिन्होंने भोजपुरी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धरनी दास माझी छपरा के रहने वाले थे। पांडे कपिल का पूरा नाम पांडे कपिल देव नारायण सिन्हा है। पांडे कपिल एक भोजपुरी लेखक और बिहार सरकार में राज्य भाषा विभाग के कर्मचारी थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में आरा की भूमिका पर आधारित पुस्तक 2 मंथ इन आरा का अनुवाद किया था। पांडे कपिल सारण बिहार के रहने वाले थे। लक्ष्मी सखी एक संत और भोजपुरी भाषा के कवि और लेखक थे जो मुख्य रूप से अपने भजन और कजरी गीतों के लिए जाने जाते थे। उनका असली नाम लक्ष्मी दास था। चूँकि वह सखी संप्रदाय के संत थे इसलिए उन्हें लक्ष्मी सखी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी सखी का जन्म सारण जिले के अमनौर गाँव में हुआ था। आनंद और मिलिंद श्रीवास्तव भारतीय फिल्म संगीतकार हैं। इन्होंने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। दोनों भाइयों ने 1984 में फिल्म अब आएगा मजा के साथ शुरुआत किया और 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक के साथ उन्हें बड़ी सफलता मिली। आनंद और मिलिंद श्रीवास्तव चित्रगुप्त श्रीवास्तव के बेटे हैं जो हिंदी और भोजपुरी सिनेमा के संगीतकार थे। जगलाल चौधरी एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, दलित नेता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने बिहार के महिलाओं के अधिकारों, दलितों की मुक्ति और शिक्षा और भूमि सुधार के कारणों का समर्थन किया था। जगलाल चौधरी कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। राम सुंदर दास बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म गंगाजल सारण जिले में हुआ था। नरेंद्र कुमार पांडे एक भारतीय सर्जन, अस्पताल प्रशासक और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संस्थापक हैं जिन्हें वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी VATS में उनकी विशेषता के लिए जाना जाता है। उन्हें 2014 में चिकित्सा क्षेत्र के उनके योगदान के लिए चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र कुमार पांडे का जन्म विष्णुपुरा सारण में हुआ था। दरोगा प्रसाद राय 1970 में 10 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय की शादी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ हुई थी। आचार्य सारंगधर एक शिक्षक, हिंदी लेखक, कवि, निबंधकार, कहानीकार और विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी व्याकरण, निबंध और कविताओं पर कई किताबें लिखी हैं। उन्हें हिंदी साहित्य में योगदान के लिए 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार, 2014 में गौरव पुरस्कार और 2011 में विद्यासागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आचार्य सारंगधर का जन्म पिरारी सारण में हुआ था। रामकरण शर्मा संस्कृत भाषा के कवि और विद्वान थे। रामकरण शर्मा का जन्म शिवपुर सारण में हुआ था। चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनायक और प्रशासक थे जिनका जन्म परसागढ़ सारण में हुआ था। ऋषिका सिंह चंदेल एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। वह दूरदर्शन के नई सोच धारावाहिक में दामिनी की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। ऋषिका सिंह चंदेल बिहार के सारण जिले से ही हैं। खेसारी लाल यादव का पूरा नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। यह एक अभिनेता, गायक, डांसर और भोजपुरी सिनेमा के मॉडल हैं। खेसारी लाल यादव सारण जिला के ढनाडीह गाँव के रहने वाले हैं। पंडित
पंडित महेंद्र मिश्रा एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने जाली नोट छापकर अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। पंडित महेंद्र मिश्रा जाली नोट छापकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों की मदद करते थे। सरकार ने इनकी जयंती को सरकारी कैलेंडर में तो शामिल कर लिया, लेकिन महेंद्र मिश्रा को न तो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला और न ही उनके घर को राजकीय संग्रहालय घोषित किया गया। पंडित महेंद्र मिश्रा का जन्म सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के मिश्रवलिया गांव में हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी हमें जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप कौन सी जिला पर देखना चाहते हैं और इस वीडियो में जो चीजें छूट गई हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे काम का सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो।